हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की विशेष कक्षा। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अपवाह सिद्धांत। सबसे पहले आप लोग इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि अपवाह कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि अपवाह एक जर्मन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना। और जब आप निर्माण करते हैं तो एक एक करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने के सिद्धांत से आपको लगभग 90% तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी ही सफल पूर्वक लिख पाएंगे और यहां से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर होते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अपवाह सिद्धांत क्या है। मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है कि अपवाह एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। और आप निर्माण किस प्रकार से करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी आप निर्माण करेंगे। और इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो अपवाह सिद्धांत के अनुसार जब कभी भी आप किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो विन्यास ऊर्जा स्तर के आधार पर लिखे जाएंगे। यानी हमारा कहने का मतलब है कि निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। और यदि ऊर्जा स्तर आपस में बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्ष में प्रवेश करेंगे। तो मैं इस बात को आप लोग को लिख दिया हूं कि अपवाह सिद्धांत के अनुसार किसी कक्ष सेल तथा उपकक्ष सब सेल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में एक एक करके भरता है। अर्थात नंबर 1, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। नंबर 2, यदि ऊर्जा स्तर आपस में बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में प्रवेश करेगा जो निम्न कक्ष होगा। यानी जब कभी भी दो ऊर्जा स्तर आपस में बराबर होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिसका n का वैल्यू क्या होगा, कम। और n को आप लोग कक्ष कहते हैं, जिसे आप ऑर्बिट्स कहते हैं या आप सेल के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। जब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इस डायग्राम को, तो मैंने आपको बताया था कि 1 को 1 टाइम लिखना है, 2 को 2 टाइम लिखना है, 3 को 3 टाइम लिखना है, 4 को 4 टाइम लिखना है, 5 को 4 टाइम लिखना है, 6 को 3 टाइम लिखना है और 7 को 2 टाइम लिखना है। और इनका साथ कौन देता है, सबसेल S, P, D और F। S में इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सबसेल को हम लोग L के द्वारा सूचित करते हैं और S का L वैल्यू 0 होता है, P का L वैल्यू 1 होता है, D का L वैल्यू 2 होता है और F का L वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। यानी कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे, जो मैं आपको बताया भी था कि S, P, D और F इसको आप लोग सबसेल कहते हैं और इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं और S का L वैल्यू 0 होता है, P का L वैल्यू 1, D का 2 और F का कितना होता है, 3। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसका इलेक्ट्रॉन्स, जो आप लोग को याद होना चाहिए। S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। एक कहानी पूरी तरह से आपके माइंड में सेट होना चाहिए। S, P, D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। S का L वैल्यू 0, P का 1, D का 2 और F का कितना होता है, 3। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पे देखते हैं। आप लोग के लिए मैं लिखा हूँ 1 1 टाइम लिखा हूँ, 2 2 टाइम लिखा गया है, 3 को 3 टाइम लिखा गया है, 4 को 4 टाइम लिखा गया है, 5 को 4 टाइम लिखा गया है, 6 को 3 टाइम लिखा गया है और 7 को 2 टाइम लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल में कौन सब सेल गए हैं, S। अब यहाँ पे बताइए, ये जो लाल कलर से लिखा हुआ है ना, वो ऑर्बिट्स को डिनोट्स कर रहा है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लिखे हैं वो सब ऑर्बिट्स को डिनोट कर रहा है। जैसे 1 के साथ क्या लगता है, S, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ सेकेंड ऑर्बिट है तो सबसे पहले क्या इंक्लूड होगा, S। अब S के बाद 2 में क्या जाएगा, P। यदि आपका सेल वही होगा तो उपकक्ष एक्सचेंज होगा और सेल यदि जब कभी नया आएगा तो सब सेल को आपको प्रारंभ से भरना पड़ेगा।
जैसे 3 न्यू सेल है तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाएंगे S, उसके बाद क्या लगाएंगे P। अब 3 यहाँ है तो फिर क्या लगेगा D। 4 के साथ क्या इंक्लूड होता है S, P, D और F। 5 के साथ S, P, D और F। 6 के साथ S, P और D। 7 के साथ S और क्या P। इस प्रकार से मैंने आपको कल बता दिया था। जिन विद्यार्थियों को यदि पूरी तरह से समझ में ना आए तो मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, उन्हें पूरी तरह से समझ में आएगा। और मैं आपको पूरी तरह सफल कोर्स पढ़ा रहा हूं जिससे आपके एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो देखिए मैं 2 कलर से लिखा हूं आप लोग को समझने के लिए, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। जैसे यहाँ पे 1 देख रहे होंगे रेड कलर से लिखा हुआ है, तो 1 डिनोट कर रहा है ऑर्बिट्स को, ऑर्बिट्स या सेल को। और ये जो ब्लैक कलर से लिखे है ना सब ऑर्बिट्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स और किस में जाता है सब ऑर्बिट्स में। क्यों? क्योंकि मैं लिखा हूं कि अफबाउ सिद्धांत के अनुसार किसी कक्ष सेल तथा उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में एक एक कर क्या करता है भरता है। तो आप लोग देख रहे होंगे नज़ारा। इस नज़ारे में जो रेड कलर है ये ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है और जो ब्लैक कलर है वो सब ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। ऑर्बिट्स को आप लोग n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और सब ऑर्बिट्स को आप लोग l के द्वारा डिनोट करते हैं। और n प्लस l दोनों को यदि आप ऐड कर देंगे तो इसी को कहा जाता है ऊर्जा स्तर, जिसे आप एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका यदि ऊर्जा स्तर निकालेंगे 1s का, तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे 1। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। अब S, तो S के लिए L, तो S के लिए L वैल्यू कितना होता है 0, यानी यहाँ पे कितना पुट करेंगे 0, यानी 1 + 0 = आपका कितना आ गया 1। यानी 1s का यदि ऊर्जा स्तर आपसे जब भी कभी भी कोई पूछे तो आप कितने बताएंगे 1। आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्बिट्स में आपको सब ऑर्बिट्स को इंक्लूड कर देना है। इसी को आप लोग n + l कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो रेड कलर देख रहे हैं ये n को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ये l को डिनोट कर रहा है, यानी n + l। तो n का वैल्यू कितना हो गया 2 और s के लिए l का वैल्यू कितना हो गया 0। तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका n + l वैल्यू 2 आएगा, जिसे आप ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब अगली देखिए, आप यहाँ पे जो रेड कलर देख रहे हैं इसे n कहते हैं और जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं इसे l कहते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि n से हम लोग ऑर्बिट्स को डिनोट्स करते हैं और l से सब ऑर्बिट्स को डिनोट्स करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग n का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लोग 2 लिखिएगा। अब यहाँ पे L है तो L का वैल्यू कितना लिखिएगा P के लिए, तो P का L वैल्यू कितना होता है 1। अब 2 + 1 ऐड कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा 3। इसी प्रकार से आप जल्दी में n + l का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे n का वैल्यू 3 है और s के लिए 0, तो कितना आएगा 3। यहाँ पे 3 है और p के लिए 1, तो 3 और 1 क्या 4। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि इधर वाले को n कहते हैं और n का वैल्यू 3 है और इधर वाले को क्या कहते हैं l कहते हैं और d के लिए l वैल्यू कितना है 2। तो 3 + 2 कितना आ गया 5, यानी 3d का ऊर्जा स्तर कितना आ गया 5। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 और 1 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि P का L वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 5 आएगा। 4 और D के लिए 2 तो यहाँ पे 6 आएगा। 4 और F के लिए 3 तो यहाँ पे 7 आएगा। 5 और S के लिए 0 तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 और P के लिए 1 तो 6 आएगा। 5 और D के लिए 2 तो 7 आएगा। 5 और F के लिए 3 तो यहाँ पे 8 आएगा। 6 और S के लिए 0 तो 6 आएगा। अब 6 और P के लिए 1 तो यहाँ पे 7 आएगा। अब 6 और D के लिए 2 तो 6 2 कितना हो गया 8। अब 7 और S के लिए 0 तो यहाँ पे 7 आएगा और 7 और P के लिए 1 तो आपको कितना आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार से आप ऊर्जा स्तर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब भी कभी भी जाएगा तो ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम के आधार पर एक एक करके भरेगा और इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। नंबर 2, यदि ऊर्जा स्तर आपस में बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिनका n का वैल्यू क्या होगा कम होगा। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार लिख पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। 1s का ऊर्जा स्तर 1 आया, 2s का ऊर्जा स्तर कितना आया 2 आया।
और 2p का ऊर्जा स्तर 3 आया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा, और 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो ठीक इसका ऊर्जा स्तर 1 है, इसका 2 है, तो 1 से 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे गया, अब 2 से यहाँ 3 ज़्यादा है तो इसमें गया, है ना। अब यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे ना, तो 3 और 3 दोनों ऊर्जा स्तर बराबर हो गए। तो अब हम लोग किसको देखेंगे, यहाँ पे n को देखेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 2p में, उसके बाद किस में आ गया, 3s में, उसके बाद किस में आ गया, 3p में। अब यहाँ पे आएंगे 3d आ गया और फिर क्या आ गया आपका, 4s आ गया। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में आएगा, लेकिन 3d का ऊर्जा स्तर 5 है और उसके बाद ऊर्जा स्तर 4 है। तो इलेक्ट्रॉन 3p के बाद एक लंबे छलांग लगाएगा और कहाँ चलाएगा, 4s में। यानी जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में। और जब 4s कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, d में। अब s जब कंप्लीट हो गया तो s के बाद d भी आपका कंप्लीट हो गया। अब d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4p में। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा स्तर 6 है और यहाँ पे ऊर्जा स्तर 7 है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से छलांग लगाएगा तो यहाँ आएगा। यानी 4p के बाद इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा तो कहाँ जाएगा, 5s में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के कहाँ आएगा, 4s में आएगा। उसके बाद किस में जाएगा, 3d में। यानी सबसे पहले यहाँ भरेगा और यहाँ से बैक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, है ना। यानी 3p के बाद आपको याद रखना है कि 4s जब कंप्लीट होगा तो 4s कंप्लीट होने के बाद 3d में जाएगा, और जब 3d भर जाएगा तो 4p कंप्लीट होगा, और 4p जब कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के 5s में आएगा, और जब 5s कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, d में आएगा। अब d जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एनर्जी लेवल 7 है और यहाँ पे 6 है, तो d कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आप किस में जाएंगे, 5p में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4f और 5d को देखिए, दो एनर्जी लेवल सेम है। तो यदि आपसे कोई पूछा जाए प्रश्न कि बताइए इलेक्ट्रॉन पहले 4f में इंटर करेगा या 5d में, तो आपको जोड़ के देख लेना है कि ऊर्जा स्तर 4 3 7, इसका ये 5 2 7। अब बताइए मैंने क्या बोला कि यदि ऊर्जा स्तर समान होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे जिनके n का वैल्यू कम होगा। तो आप लोग n के वैल्यू देखेंगे तो इसमें 4 है और इसमें n का वैल्यू 5 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में जाएगा। इसके अलावा इसी प्रकार से आप 5f 6p में, 6d में, 7s में और 7p में जब आप इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो पूरी तरह से 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होगा। अभी हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको उदाहरण देकर इस पूरे रूल को आपके माइंड में मैं सेट करूंगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अपबाउ सिद्धांत से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग को पता है कि कल की क्लास में मैंने बताया था आपको आर्गन तक, तो आर्गन तक में किसी भी प्रकार के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है और आप लोग बेफिक्र 18 तक कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें। अब आपका अपबाउ सिद्धांत स्टार्ट कहां से होता है, पोटेशियम का नाम सुने होंगे, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि मैंने 1 को 1 टाइम लिखा है, 2 को 2 टाइम लिखा है, 3 को 3 टाइम लिखा है, 4 को 4 टाइम लिखूंगा। कब, जब उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। अब यहाँ पे 1 के साथ आप क्या इंक्लूड करेंगे, s, 2 के साथ क्या इंक्लूड करेंगे, s और क्या, p, और 3 के साथ s, p और d, और 4 के साथ क्या इंक्लूड करेंगे, s। अब आप लोग बताइए कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है। तो s का कैपेसिटी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ भी s है तो 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ p है तो कितने इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ s है तो कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ p है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन भरते समय पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन आप उसमें सबमिट कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, 2 4 10 12 और 18। अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो अब आपको ये बताना है
कि इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा या 4s में जाएगा, तो आप इस रूल का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया कि 3p का ऊर्जा स्तर 4 होता है और 3d का ऊर्जा स्तर क्या होता है, 5 होता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 4s का ऊर्जा स्तर 4 होता है और 3d का ऊर्जा स्तर 5 होता है। तो अब आप लोग बताइए कि 3d का ऊर्जा स्तर 5 है और 4s का ऊर्जा स्तर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में पहले एंटर करता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे 4s का जो ऊर्जा स्तर है ये आपका लो है और यहाँ पे 5 जो है ये ऊर्जा स्तर क्या है, हाई है। यानी इलेक्ट्रॉन आपको सबसे पहले 4s में डालना होगा और आपके पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 18 को आप इसमें इंक्लूड कर दिए हैं तो 1 बच रहे हैं, तो 18 और 1 कितना, 19। अब यहाँ पे D को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो यहाँ पे D आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। अब अगली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 के साथ क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। इसके अलावा 2 के साथ क्या लगाएंगे, S, P, यहाँ भी S, P, D और यहाँ क्या, S। यानी मेरा कहना है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वहाँ पे दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाई देगा। अब इलेक्ट्रॉन तो आप लोग भर लेते हैं, S के पास 2, यहाँ भी S के पास 2, P के पास 6, यहाँ भी 2, P के पास 6। अब मैंने आपको बता दिया कि D यानी डर जाना है, D यानी डर जाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि 3D का ऊर्जा स्तर ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, 4s के अपेक्षा। तो 18 और 2 कितना, 20। 18 और 2 कितना हो गया, 20। यानी इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि D जब भी मिलेगा तो D तभी कंप्लीट होगा जब उसके आगे का 4s सेल क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो जब 4s कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, D में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 20। क्या D को इलेक्ट्रॉन मिला, नहीं, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। D को जैसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना तो वो दिखाई देना प्रारंभ कर देगा, यानी यहाँ पे भी D आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब हम लोग राइटिंग करेंगे स्केडियम का। तो मैंने आपको बताया कि 1 के साथ क्या लगाएंगे, S, और S का कैपेसिटी होता है 2। अब आराम से सारी चीज़ माइंड में चलता रहेगा, कब, जब आप इसको अच्छी तरह से खूब प्रैक्टिस करेंगे तब आप मेरे जैसा बिल्कुल लिखने लगेंगे और आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब 2 के साथ क्या लगाएंगे, S, कैपेसिटी 2। 2 के साथ क्या लगाएंगे, S जब लग गया तो यहाँ पर लगाएंगे P और P का कैपेसिटी 6। 3 के साथ S लगेगा, 3 के साथ P लगेगा, 3 के साथ यहाँ D लगेगा, लेकिन D में दर जाना है, इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। कब तक नहीं भरना है, जब तक आगे का 4s कंप्लीट नहीं होता है। बस इसी पॉइंट को यदि आप याद रख लिए ना तो अफबाउ सिद्धांत के आधार पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। यानी यहाँ पहले हम S को भरेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, 2, 4, 10, 12, 18, 20। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, D में। 20 आए कितना, 21। D का तो कैपेसिटी 10 होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा था कितना, 1, इसलिए D में 1 इलेक्ट्रॉन डाला गया है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अफबाउ सिद्धांत पे संबंधित है, इसलिए S भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया, D में गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे टाइटेनियम है, बिल्कुल दम प्रेम से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। खाली डर जाना है, 3d देखना है, डर जाना है, इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है, तब तक नहीं डालना है जब तक कि 4s सेल कंप्लीट नहीं हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3d का ऊर्जा स्तर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग S को कंप्लीट करेंगे, फिर गिनेंगे 2, 4, 10, 12, 18, 20। यानी आपको इस बात को याद रख लेना है कि 4s2 पे 20 होता है, कितना होता है, 20। तो यहाँ पे 20 हो गया तो 20 और 2 कितना, 22। D कहाँ तक खाएगा, 10 तक खाएगा क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितना होता है, 10 और F में कितना होता है, 14। मैंने आपको बताया था कल S, P, D और F। S में 2, 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14। ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे का देखते हैं, Mn मैग्नीज। मैग्नीज का नाम सुने होंगे आप लोग, उसका 25 होता है। अब इसका विन्यास लिखेंगे तो 1s2 लिखाएगा, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 3d खाली डर जाना है यानी डर के खाली, और 4s2 यहाँ 20 हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 4s2 20 होता है, तो 20 अब 5 कितना हो गया 25। अब हम लोग जस्ता का देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या लिखेंगे 6, और डी में आपको डर जाना है और यहाँ पे 4s क्या लिखना है 2। अब देखिए आप लोग यहाँ पे काउंटिंग कीजिएगा तो आपको एक्यूरेट कितना आएगा 20 आएगा। तो अब आपका कितना घट रहा है 10, तो 20 और 10 कितना होता है 30 होता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मैं 3 से 4 एग्जाम्पल आपको और बताऊंगा और आपके माइंड में अफवाह सिद्धांत पूरी तरह फिट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग लिख लिया ब्रोमीन। ब्रोमीन का आप लोग नाम सुने होंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। अब ब्रोमीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d खाली और 4s2। मैंने आपको अभी बोला कि जहाँ पे d देखेंगे उसको आप खाली छोड़ देंगे, कब तक, जब तक कि 4s आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे d में डालेंगे कितना 10 इलेक्ट्रॉन, तो 20 और 10 कितना हो गया 30। अब आप लोग बताइए कि जब 4s कंप्लीट हो गया तो किसका नंबर आएगा 4p का, तो 30 और 5 कितना 35। क्यों? क्योंकि p का कैपेसिटी होता है 6, लेकिन आपके पास रेस्ट कितने बच रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग आगे की बात देखेंगे। इटीरियम आप लोग 39 को सुने होंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे। 1 को 1 टाइम, 2 को लिखेंगे आप लोग 2 टाइम, 3 को लिखेंगे आप लोग 3 टाइम, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा तब तक आगे का एस कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी का एनर्जी लेवल हाई होता है किसके अपेक्षा 4s के अपेक्षा, यानी 4s2 कंप्लीट हो गया तो इसमें जाएगा 30 हो गया। अब 4 इसके बाद किसका नंबर आएगा 4p का, तो 36 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4d है और 4d का एनर्जी लेवल हाई होता है। जैसे 3d का रिलेशन 4s से है तो 4d का रिलेशन किससे है 5s से है, तो यहाँ पे 5s पहले कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि 5s का एनर्जी लेवल लो है किसके अपेक्षा 4d के अपेक्षा। अब इसको आप काउंट करेंगे तो 20 और 10 30, 6 36 और 2 38, तो 38 आई कितना हो गया 39, है ना। अब इसके अलावा 39, अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैडमियम का नाम सुनेंगे आप लोग 48। कैडमियम का बिल्कुल दम आसानी से लिखेंगे। 1 1 टाइम लिखना है, 2 2 टाइम लिखना है, 3 3 टाइम लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसी के आधार पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखने के बाद यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे 2 4 10 12 18 20 30 36 और 2 कितना 38। अब आपके पास 10 बच रहा है, तो क्या डे का कैपेसिटी 10 है? बिल्कुल 10 है। अब यहाँ पे देखिए Hg मरकरी का नाम सुनेंगे आप लोग, मरकरी का होता है 18। इसका कंप्लीट लिखें 1 को 1 टाइम लिखेंगे, 2 को 2 टाइम लिखेंगे, 3 को 3 टाइम लिखेंगे। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर कि अब आप डी के पास नहीं रुक रहे हैं, तो मैं डी के पास इसलिए नहीं रुक रहा हूं क्योंकि आपके पास 80 इलेक्ट्रॉन है, तो 80 इलेक्ट्रॉन में मुझे पता है कि अब यहाँ पे डी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले भर दे रहा हूं। यानी आप जितने प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उसके आधार पे निर्णय को आप आसानी पूर्वक लेंगे और आप पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख पाएंगे। अब 4 इसके बाद यहाँ पे क्या होता है 4p6 होता है, p के बाद क्या होता है d होता है, 4d10 होता है, 4d के बाद आपका 4f14 होता है, उसके बाद 5s2 होता है, 5p6 होता है, 5d खाली, 6s2। जब आप गिनेंगे तो 2 4 10 12 18 28 30 36 46 60 62 68 और 2 कितना 70। तो इसमें कितने डालेंगे 10, 70 और 10 कितना हो गया 80। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितना है 118, जिसको बोलते हैं आप लोग अनऑक्टियम। तो अनऑक्टियम को आप लोग बिल्कुल आसानी से लिखेंगे। 1 को 1 टाइम लिखना है, 2 को 2 टाइम लिखना है, और 3 को 3 टाइम लिखना है, और 4 को आपको 4 टाइम लिखना है, और 5 को
4 टाइम लिखना है। आपको पता है सारे रूल मैं आपको बतलाया हूँ, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से लिखिएगा तो मेरे इतना स्पीड आप लोग को आ जाएगा। अब यहाँ पे 5A14, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2 और 7P6। अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। आप लोग देखिए, मैंने 1 को 1 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 4 को 4 बार लिखा है, 5 को 4 बार लिखा है, 6 को 3 बार लिखा है और 7 को 2 बार लिखा है। मैं जो बताया हूँ उसी को लिखा हूँ। 1 में एस डाला हूँ, 2 में एस और पी डाले हैं, 3 में SPD, 4 में SPDF, 5 में SPDF, 6 में SPD और 7 में S और P। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं ऑक्टियम 118 के लिए। 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36, 46, 60, 62, 68, 78, 92, 94, 100, 10, 12 और कितना 18। तो इस प्रकार से आपके हो गए 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा। और यदि हमारे पढ़ाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको केमिस्ट्री पूरी तरह से ऑनलाइन में निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और मैं आप लोग का बस सफलता चाहता हूं कि आप लोग मेरे पढ़ाए गए मार्ग पर चलकर अपने सफलता को हासिल करें। नमस्कार दोस्तों, आप तमाम विद्यार्थियों को।